जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएफ, एनटीपीसी या आपका एसएससी का एग्जाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए जीके की जो श्रृंखला है, उसी क्रम में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का मॉक टेस्ट संख्या 6। ठीक है, मॉक टेस्ट संख्या 6 है ये। इससे पहले मैंने 5 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत में जो सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न होती है वो किस राज्य में होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों महाराष्ट्र जो है ये कब बना था, तो 1 मई 1960 को बना था गुजरात के साथ में। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। और मैं बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र जो है इसका नया साल क्या कहलाता है, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का जो त्योहार है ना गुड़ी पड़वा, वो यहाँ का नया साल कहलाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र का नया साल क्या है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया साल है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि लावड़ी कहाँ का डांस है, तो महाराष्ट्र का ही डांस है लावड़ी। बहुत आता है एग्जाम में, लावड़ी डांस महाराष्ट्र। क्लियर दोस्तों। चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक डांस याद है ना, पंडवानी। पंडवानी किस राज्य का डांस है, तो छत्तीसगढ़ का डांस है। क्लियर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कहा गया है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों, एक ही समान ताप वाले, ठीक है, तो ताप की बात हम करेंगे तो ताप को क्या बोलते हैं, थर्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आइसोथर्म। एक ही समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं वो क्या कहलाती हैं, तो जवाब होगा आपका आइसोथर्म कहलाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या होता है, समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं, वो आइसोहाइट हो रखी हैं। आइसोहेलाइन क्या होता है, समान लवणता वाले स्थानों को दर्शाने वाली लाइनें आइसोहेलाइन होती हैं। आइसोबार मतलब समान दाब वाला, आइसोबार समान दाब वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। क्लियर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आइसोथर्म समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है। अगला प्रश्न, सस्यावर्तन किस में मदद करता है। दोस्तों, सस्यावर्तन क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सस्यावर्तन क्या है, तो आप बताएंगे अधिक फसलें पैदा करने में मदद करता है। सस्यावर्तन मतलब एक साथ कई सारी फसलें आप लगाते हैं, तो वो सस्यावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भारत में मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत में मुख्य फसलें रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद, ये भारत में 3 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पेय फसलें होती हैं, कुछ रेशे वाली फसलें होती हैं, कुछ आपकी रोपण फसलें होती हैं, है ना, वो सब अलग अलग हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहा गया है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या है। दोस्तों, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी क्षेत्र जो होता है वो नेशनल पार्क होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क किस वर्ष बना था, तो 1936 में हैली नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हैली नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल जिले में विस्तारित है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये इन सीटू होते हैं या एक्स सीटू होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी, ये सब इन सीटू होते हैं। इन सीटू का मतलब क्या होता है, देखो, जब वन्य जीव तथा वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में आप संरक्षित करते हैं, ठीक है, मतलब जो जहाँ पाया जा रहा है उसको वहीं पे आप संरक्षित कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आप इन सीटू। इसके अतिरिक्त अगर उनके कृत्रिम आवास में आप रखते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सीटू। एक्सीटू जैसे हार्बेरियम हो गया, जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया, है ना। तो जब किसी वन्य जीव को उसका कृत्रिम आवास दिया जाए तो उसको बोलेंगे एक्सीटू, और प्राकृतिक आवास दिया जाए तो
उसको बोलेंगे इन सिटू। ठीक है, याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि भारत में जो वन है, वन की सूची का विषय है, संविधान के अनुसार वन संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि धरती का फेफड़ा किसे कहा गया, तो आप क्या बताएंगे? देखो, दुनिया में ना बहुत बड़े वन हैं जिनको बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, मेनली ब्राजील वगैरह में देखे जाते हैं। तो अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि धरती का फेफड़ा किसे कहा गया? लंग्स ऑफ अर्थ। योर आंसर विल बी अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, भारत में जो वन सेवा है ना, भारतीय वन सेवा, एक प्रकार की अखिल भारतीय सेवा भी है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जिसको कहा जाता है ना, ऑल इंडिया सर्विस। तो भारत में भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था वन अनुसंधान संस्थान, आपका आंसर होगा देहरादून में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों, रेल के डिब्बे की अगर हम बात करते हैं तो ये बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कपूरथला और पेरम्बूर। क्या आपको पता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आप बताओ, दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है और वो किस देश में चलती है? कमेंट में लिख के बताओ, क्योंकि मतलब बहुत लंबी दूरी तय करती है ट्रेन, और ये दुनिया में इकलौती ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है अपने एक बार के स्लॉट में। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। आपसे पूछा गया था रेल के डिब्बे कपूरथला और पेरम्बूर में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो, क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, उसके बाद में 3s2, ये तो होता है 3p6, इस तरह से बनता है। तो क्या बनेगा, इसका सही जवाब क्या होगा? 2, 8, 8 और 2। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। परमाणु क्रमांक 20 वाला जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8, 2। अच्छा, वैसे 20 होता किसका है? तो कैल्शियम का होता है। परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम का होता है आवर्त सारणी में, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। तो ये कैल्शियम का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? दोस्तों, हैलोजनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। ऑप्शन ऑप्शन बी फ्लोरीन है। ठीक है, आप जानते हैं ना फ्लोरीन, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 9 होता है। अच्छा, ब्रोमीन के बारे में बात करें तो ब्रोमीन को लाल द्रव कहा जाता है। ब्रोमीन लाल रंग की होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लोरीन आप जानते हैं पीले रंग की होती है। क्लोरीन की गोलियां भी आती है जो पानी को स्वच्छ करने के लिए यूज की जाती है। आयोडीन, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्लियर? तो हैलोजनों में सबसे अधिक सक्रियता किसकी है? जवाब होगा फ्लोरीन की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों, क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक है। ऑप्शन बी ब्यूटेन। क्लियर? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मीथेन है, मीथेन कहाँ से निकलती है? तो धान के खेतों से। पशु जब जुगाली करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो पशुओं की जुगाली से निकलती है। ठीक है, कोयले की खदानों में विस्फोट करने वाली गैस है मीथेन। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केमेनोफोर का प्रयोग क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, केमेनोफोर का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, रोगाणुनाशी के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल दवा। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा इसको कहा जाता है। तो आप याद रखना, रोगाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे देखो नाम इसका लाल दवा होता है, लेकिन इसका रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। लाल दवा जो पहले कुएं होते थे ना, कुएं में डाली जाती थी। अभी तो खैर मॉडर्न जमाना है, लेकिन कुछ टाइम पहले हम लोग, हमारे यहाँ पे कुएं यूज किए जाते थे पानी के लिए। तो उसमें ये ही पोटेशियम परमानेंट डाली डाली जाती थी,
किसके लिए? कीटाणुओं को मारने के लिए। तो ये रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका तीव्र सीसा विषाक्तन को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर आप शीशे के प्रदूषण से अगर आप प्रभावित हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्लम्बिज्म। ऑप्शन डी आपका सही जवाब, प्लम्बिज्म रोग हो जाता है। इटाई जो होता है ना, वो कैडमियम की अधिकता से होता है। यदि पेयजल में कैडमियम की अधिकता बढ़ गई है तो इटाई रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? दोस्तों वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर क्या होता है, क्या बताएंगे आप? तो वायु की दिशा को मापने वाला यंत्र ये होता है, वो एनीमोमीटर होता है। याद रखना, एनीमोमीटर बहुत आता है एग्जाम में। वायु की दिशा मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो शिवा समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया? तो जवाब होगा कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और ये नासिक से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रखना है। कृष्णा नदी आप जानते हैं ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर प्लेट्यू जो है आपका वो महाराष्ट्र में है। गंगा नदी देवप्रयाग में बनती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो शिवा समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पहला हैबिटेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसा मुक्केबाज जिसने कभी हार का सामना ही नहीं किया, तो वो थे आपके रोकी मारिसियानो। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रोकी मारिसियानो, क्लियर। चलिए अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मैरी कॉम कौन सा खेल खेलती हैं, तो मैरी कॉम मुक्केबाजी बॉक्सिंग करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो दोस्तों गांधी जी की मैंने कल किताब भी बताई थी, हिंद स्वराज, और गांधी जी ने जिस पत्र का संपादन किया वो था नवजीवन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नवजीवन पत्र जो था वो गांधी जी ने संपादित किया था, ठीक है दोस्तों। अच्छा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर जगह थी। और मैं बता दूं दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है, और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह सार्वजनिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है आर्टिकल 280 के तहत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा या शुगर बाउल कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा गया है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या आपको पता है कि चीनी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो सरकरा अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चावल का कटोरा ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार ये लीची के मामले में सबसे ज्यादा अग्रणी है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा फेमस डांस मैं आपको बता दूं, चरकुला। चरकुला जो कि ब्रज क्षेत्र में, मथुरा वाले क्षेत्र में किया जाता है, तो चरकुला डांस ये उत्तर प्रदेश का डांस है। बाकी यहाँ पे कथक भी होता है, कथक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी यहाँ की जाती है, ठीक है, नौटंकी, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना क्वेश्चन संख्या 18, IR-20 किस की किस्म है? दोस्तों IR-20 जो है ना वो आपकी चावल की किस्म है। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही जवाब, चावल। चावल जो है खरीफ का अंतर्गत आता है। और मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में है, मनीला, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और चावल के बारे में एक चीज याद रखना, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, क्लियर, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका गन्ना। गन्ना भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल है, कमर्शियल क्रॉप है,
ठीक है। ऐसी फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से लगाई जाती है, तो गन्ना भारत की व्यापारिक फसल है, याद रखना। कपास के बारे में आप याद रखो, इसको सिल्वर फाइबर कहा जाता है। सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं, सिल्वर फाइबर कपास को कहा जाता है। और कपास जो है वो खरीफ की फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। कपास खरीफ की फसल है, ये आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा था II-20, ये चावल की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह पुष्प कलिका कौन सी है जिसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, मसाले के रूप में प्रयोग की जाने वाली पुष्प कलिका है लौंग। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, लौंग। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आपने कभी सुना होगा जब आपकी दाढ़ में या दांत में दर्द होता है तो लौंग को चावने से उसमें सहायता मिलती है। लौंग चावने से दर्द दूर हो जाता है, ऐसा क्या कारण है? देखो, लौंग के तेल में ना एक घटक होता है जिसको बोलते हैं यूजेबोल। यूजेबोल, और यूजेबोल जो है केमिकल के रूप में काम करता है, जिससे हमारे दांत का जो दर्द है ना वो दूर हो जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि लौंग के तेल में ऐसा कौन सा घटक पाया जाता है जो दांत के दर्द को कम कर देता है, आपका आंसर होगा यूजेबोल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे लिखा गया इलायची, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? वो इलायची को कहा जाता है। और भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा इलायची होती है, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, वो क्या याद रखना है? वो याद रखना है कि दालचीनी ये छाल से प्राप्त होती है। ये बड़ा कंफ्यूज करता था बचपन में, दालचीनी लगता था कि दाल और चीनी, लेकिन नहीं, ये एक प्रकार का मसाला होता है दालचीनी, ठीक है, और ये छाल से मिलती है। तो लौंग के बारे में आप जाने, लौंग किससे मिलता है? पुष्प कलिका से मिलता है और ये मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के किसी मॉक टेस्ट में फिर आया था। तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, याद रखना, सुकुमार सेन। और मैं आपको बता दूं, भारत का निर्वाचन आयोग 1950 में बना था, और निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन जो है वो 1950 ही है, ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 21, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म के। दोस्तों, अगर एकाधिकार की बात अगर हम करते हैं तो ये फर्म के अधिमान्य लाभ के रूप में, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अधिसामान्य लाभ के रूप में इसको मापा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाभ का अभिनव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, सही जवाब होगा जे ए सुम्पीटर के द्वारा दिया गया था, जे ए सुम्पीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया एल्फ्रेड मार्शल, क्या मुझे आप मार्शल के द्वारा लिखी हुई कोई पुस्तक बता सकते हैं? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक कमेंट में लिख के बताओ। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंदर क्या नहीं आता, तो शून्यकाल नहीं आता। शून्यकाल, शून्यकाल जो है ये संसदीय प्रणाली का एक मतलब हिस्सा है। और भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी। शून्यकाल जो होता है वो 12 से 1 के बीच का काल होता है, ठीक है। और दुनिया को जो शून्यकाल दिया वो भारत ने दिया था। तो आप याद रखना, शून्यकाल जो है उस पर प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने डैश के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करता है। तो दोस्तों, कोई भी अगर फर्म है तो वो उत्पादन अगर करेगा तो किस पर करता है? तो वो करेगा अपने दीर्घ अवधि सीमांत लागत वक्र पर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दीर्घ अवधि सीमांत लागत वक्र पर करता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? दोस्तों, कराधान की टैक्सेशन की बात हम करते हैं तो कौन सा अधिनियम नहीं है? सरलता का अधिनियम नहीं है। बाकी निश्चितता का होता है, सुविधा का होता है, किफायत का होता है, लेकिन सरलता का नहीं होता है। एडम स्मिथ को वर्तमान अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और इनकी एक बड़ी फेमस किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब है किसकी? जवाब होगा एडम स्मिथ की, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रभावी मांग किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, प्रभावी मांग अब की अगर हम बात करें तो ये पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है, पूर्ति कीमत। नेक्स्ट पद है, सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? दोस्तों, सार्वजनिक पद की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन
ये आपका सही जवाब है, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट आपका, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कालिदास लिखा गया है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया, महाकवि कालिदास। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, इस प्रकार के संस्कृत के नाटक लिखे हैं। ठीक है, याद रखना। कल्हण ने क्या लिखा था? रास तरंगिणी लिखी है, कल्हण के द्वारा रास तरंगिणी लिखी गई है। आपसे पूछा गया था गीत गोविंद जयदेव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 29, क्या कहता है दोस्तों? किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? दोस्तों, मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र जो खुला वो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद खुला था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को जब परास्त कर दिया तो उसके बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के जो दरबार थे वो खुल गए थे। तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, अच्छा, आर्यों ने अपने पूर्वजों के साथ जो संघर्ष किए उनसे ज्यादा सफल क्यों रहे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इस कारण से वे अपने पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, आज के मॉक टेस्ट के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी मिट्टी के बारे में जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो मिट्टी है आपकी लेटेराइट मिट्टी। कल हमने झूम कल्टीवेशन के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। पहले तो आप याद रखना कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 दिसंबर। तो पहला फैक्ट क्या है? लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अब आपने दोस्तों ईंट देखी होगी, ईंट का रंग कैसा होता है? लाल। तो मतलब लेटेराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा लाल होता है। ठीक है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, क्षेत्रों में होता है। अब आगे क्या है कि क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में से एक के बाद एक आने के कारण होता है। ठीक है, तो या तो वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा या फिर वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। दोनों क्षेत्रों में ऋतुओं के परिवर्तन के बाद लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालित अर्थात लीचिंग का परिणाम है। देखो दोस्तों, ये शब्द अगर कहीं पर भी मिले, लीचिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है। आपसे बार बार एग्जाम में इसी शब्द से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा लीचिंग पावर किस मिट्टी की होती है? तो निक्षालन की क्रिया सबसे ज्यादा देखी जाती है लेटेराइट मिट्टी में। तो आप याद रखिएगा कि लीचिंग पावर सबसे ज्यादा किस में है? तो लेटेराइट। लीचिंग क्या होता है वैसे? अब आपके मन में चला होगा लीचिंग पावर क्या है। देखो, ये भूमि की परत है। ठीक है, पानी जब वर्षा का बरसा तो इसमें रिसने की पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब पानी रिस कर तुरंत नीचे चला जाता है, इसी को बोलते हैं लीचिंग पावर। तो कभी क्वेश्चन आए कि निक्षालन शक्ति किस मिट्टी में ज्यादा होती है, तो जवाब होगा लेटेराइट मिट्टी में। और ये मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखी जाती है। अच्छा, अब बात करें, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। बढ़िया बढ़िया, इंपोर्टेंट है। लेटेराइट मिट्टी हमेशा क्या होगी? अम्लीय होगी। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी रहती है। पहला फैक्ट हो गया कि अम्लीय हो गई। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्णपाती और सदाबहार वन मिलेंगे। ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा में कमी पाई जाती है। ओके, स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। अपरदन तो ज्यादा देखा जाएगा क्योंकि ढलान वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। ठीक है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे लेटराइट मिट्टी देखी जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी की खेती की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी कई बार पूछती है कि चाय और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जवाब होगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए भी, देखो, काजू की फसल के लिए भी लेटराइट मिट्टी उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आप तीनों फसलें याद रखिएगा, चाय, कॉफी, काजू, इनके लिए लेटराइट मिट्टी उत्तरदायी होती है।
तो ये थी आपकी लेटराइट मिट्टी। क्या क्या फैक्ट हमने इसके बारे में पढ़े वो सारे ही आप देख सकते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो और फैक्ट क्या है आज का, और फैक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है आपकी कॉफी। एक फसल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कॉफी के बारे में। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। सबसे पहले भारत में जो कॉफी आई थी वो यमन से आई थी। ठीक है, यमन से आई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कॉफी कहाँ से आई, यमन से आई थी। इस किस्म की कॉफी विश्व इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई है। बाबा बुदन की पहाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी के लिए। ठीक है, आज इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ी पे भी होती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। तो आप कॉफी के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में हमें लिख के बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके और ना व्यूज हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे व्यूज बढ़ें। ठीक है, फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।